Hello students, welcome to Neuron Express. I am Sakshi and today we are going to start our chapter that is structure of atom. ठीक है, structure of atom बहुत स्टोरीज है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना के इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पे मेन कुछ मॉडल्स के बारे में पढ़ना है कि हमारे एटम का स्ट्रक्चर पहले कैसा बताया गया था, फिर कैसा हुआ और एट द एंड कैसा है। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको पता है टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रही है तो हम ज्यादा अच्छे से स्टडीज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम क्या था? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यही था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां हमने डाल्टन के ड्रॉबैक्स निकाले थे, हमने बोला था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई थी ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे हमारे पास में? देखिए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या क्या थे हमारे यहाँ पे? ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन। ठीक है, यही थे। इन पे चार्ज कैसा होता था? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता था। ठीक है, कितना नेगेटिव चार्ज? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इधर देखो इस पे कितना चार्ज था? उतना ही, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे कोई चार्ज यहाँ पे नहीं था। ठीक है, अगर हम मास के बारे में बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, इतना होगा। डन। और इसका अगर हम करें तो इसका होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। डन। और न्यूट्रॉन का भी लगभग प्रोटॉन जितना ही मास होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ये तीनों के तीनों आए कहां से? रात को सपना तो आया नहीं होगा, है ना? कुछ ना कुछ तो डिस्कवरीज करी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो हमारी डिस्कवरी थी वो किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी करी थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की। समझ आया? ठीक है, तो वही चीजें देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, जे थॉमसन ने डिस्कवरी करी है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी करी है। देन न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज? न्यूट्रल होता है। किसने डिस्कवरी करी है? जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी करी है। ये देखो वही यहाँ पे चार्ज और मास प्रोवाइडेड है, चार्ज और मास प्रोवाइडेड है, इसका मास प्रोवाइडेड है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है कैनाल रेज। क्या आएंगी? कैनाल रेज। कैनाल रेज कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। कैसी होंगी? पॉजिटिवली चार्ज होंगी। एक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब मान लो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है हमारे पास। यहाँ पे लगा हुआ है एनोड और यहाँ पे इस साइड हमारा लगा हुआ है कैथोड। तो ये क्या करती है? ये एनोड से निकलती है और किसकी तरफ जाती है? कैथोड की तरफ जाती है। ठीक है, कहां से ट्रेवल करती है? एनोड टू कैथोड। आपको ये याद रखना है। और जो हमारी डिस्कवरी थी कैनाल रेज की, ठीक है, कैनाल रेज की क्या थी? हमारी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, जिससे फर्दर हमें प्रोटॉन के बारे में पता चला। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? तो वही चीज देखिए, कैनाल रेज, दीज आर द रेज of positively charged radiations travel from anode to cathode in a discharge tube at low pressure। प्रेशर कैसा था? लो प्रेशर था। पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी ये हमारे पास में, और डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो भी हमने किया था इसकी वजह से डिस्कवरी हुई थी किसकी? हमारे पास प्रोटॉन की। गोल्डस्टीन ने क्या किया था? डिस्कवर किया था कैनाल रेज को। देन हम पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल वाटरमेलन का टाइम है। ठीक है, वाटरमेलन सबने खाया ही होगा। क्या होता है वाटरमेलन के अंदर? हमारे पास में एक तो रेड पार्ट होता है। ठीक है, वाटरमेलन के अंदर हमारे पास में क्या होता है? सारा का सारा पार्ट ऐसे ऐसे करके क्या होता है? रेड पार्ट होता है ना। और उस रेड पार्ट में कहीं कहीं पे क्या होता है? ब्लैक कलर होता है। कहीं कहीं पे मान लो ऐसे करके ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। कहीं कहीं पे क्या मिलेंगे आपको? सीड्स मिलेंगे, है ना। यही सब कुछ होता है ना वाटरमेलन के अंदर, इस तरह से। तो यही थॉमसन ने बोला कि भाई जो रेड पार्ट है, क्या है? जो रेड पार्ट है, रेड पार्ट तो सारा का सारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, रेड पार्ट तो सारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो उसके अंदर कहीं कहीं पे ब्लैक सीड्स हैं। ठीक है, जो ब्लैक है, जो सीड्स है, जैसे वहां पे सीड एम्बेडेड है ना, वैसे ही वहां पे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है। कि मतलब सारा का सारा एटम पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे वहां पे एम्बेडेड है। तो इसीलिए इसको बोला गया था वाटरमेलन मॉडल या फिर रेजोनेंट पुडिंग मॉडल। डन। ठीक है, बट ये बाकी सारे साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके रिजल्ट्स को ये प्रूफ नहीं कर पाया। दैट्स वाई ये क्या हो गया?
फेल हो गया। तो वही चीज है, देखिए क्या होगा, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया था जे जे थॉमसन ने, वाटरमेलन मॉडल एंड रेजिनेंट पुडिंग मॉडल इसको बोलते हैं। रेड पार्ट सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज था हमारा, जहां ये सीड्स हैं, सीड्स को इलेक्ट्रॉन बोला गया था। इन्होंने बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें कहीं कहीं पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। डन। फिर इसने क्या बोला कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। बट ड्रॉबैक क्या आ गया इसके, ये बाकी साइंटिस्ट के रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए क्या हो गया, ये वाला मॉडल हमारा फेल हो गया। डन। फिर इसके बाद हमारे पास में आया नेक्स्ट था हमारा रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल हमारा कौन सा है, रदरफोर्ड मॉडल। ध्यान से समझना, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में हमारे पास में क्या हुआ, इसने गोल्ड की फॉयल ली। ठीक है, क्या ली इसने, गोल्ड की एक पतली सी फॉयल ली और साथ साथ अल्फा पार्टिकल्स लिए। क्या लिए, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को हम बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, हीलियम न्यूक्लियस। मतलब इन पे चार्ज तो होता है, जो हमारा चार्ज होता है वो +2 का होता है और जो मास होता है वो कितना होता है, 4u मास होगा इसका। डन। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया, एक ऐसे गोल्ड फॉयल ली, उसमें बम्बार्ड करवाया बहुत दूर से अल्फा पार्टिकल पूरे हाई स्पीड से। ठीक है, कंप्लीट हाई स्पीड से। तो क्या हुआ, क्या देखने के लिए मिला हमें, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन देखने के लिए हमें यहाँ पे नहीं मिली, मोस्टली वो ऐसे के ऐसे ही निकल गए। कुछ एक ऐसे थे जिनमें स्मॉल डिफ्लेक्शंस हुई। ठीक है, क्या हुआ, जिनमें स्मॉल डिफ्लेक्शंस हुई। बहुत सारों में से कोई एक था जो अपने ही रास्ते पे बाउंस बैक हो गया। डन। समझ में आया। तो हमारे पास 3 चीजें देखने के लिए मिली हमें। सबसे पहले गोल्ड फॉयल ली थी उसने, अल्फा पार्टिकल्स की रे ली थी और उसको बम्बार्ड कराया था किस पे, गोल्ड फॉयल पे। किस पे करवाया, गोल्ड फॉयल पे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, कुछ एक में डिफ्लेक्शंस हुई, बहुत ज्यादा में से लगभग 12-13 हजार में से कोई एक था जो वापस 180 डिग्री पे वापस गया। डन। तो यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ध्यान से समझना। मान लो ये हमारा एटम है, यहाँ पे कहीं बीच में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है ना, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, इसका सारा स्पेस खाली है, तभी तो इसमें से ऐसे निकल के जा रहे हैं, तभी तो इसमें से अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल गए। जो जैसे ही इसके पास आए न्यूक्लियस के पास, तो उनमें क्या हो गई, डिफ्लेक्शन। जैसे ही न्यूक्लियस के पास आए क्या होगी, उनमें डिफ्लेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जो बिल्कुल इसके सामने से आया वो इसी के रास्ते पे वापस चला गया। समझ में आया। तो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया था हमारे पास में, ध्यान से समझना। इसने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल ली और अल्फा पार्टिकल्स को उसमें बॉम्बार्ड कराया। थिन गोल्ड की फॉयल ली हुई थी, अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, +2 का उनपे क्या होता है, चार्ज होता है। +2 का क्या होगा, उनपे चार्ज हो जाएगा और 4u का क्या हो जाएगा, उनपे मास हो जाएगा। क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड। इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। ठीक है, मोस्टली स्पेस क्या था, एम्प्टी था। फिर क्या हुआ, कुछ एक में स्मॉल डिफ्लेक्शंस हुई, कुछ एक में क्या हुआ, स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्शन होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, इट मींस बीच में क्या है, सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लगभग 12,000 में से कोई एक वापस गया। इट मींस जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास क्या देखने के लिए मिला, देखो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। ठीक है, और वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बीच में क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान से देखना, हमारे पास में क्या हुआ, देखो ये हमारा ऐसे था ना, तो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गए। ठीक है, कैसे गए वो, अनडिफ्लेक्टेड। तो फर्स्ट हम देखते हैं कैसे गए हैं वो, अनडिफ्लेक्टेड गए हैं। इट मींस हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। ठीक है, मोस्टली स्पेस हमारा क्या है, खाली है। ठीक है, कुछ एक में क्या हुई है, स्मॉल डिफ्लेक्शंस। क्या हुई है, स्मॉल डिफ्लेक्शन। सेकंड से क्या पता चला हमें, स्मॉल डिफ्लेक्शन। स्मॉल डिफ्लेक्शन क्यों है, क्योंकि सेंटर में क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है हमारा कहाँ पे, सेंटर में, इसलिए उसमें क्या हुई है, डिफ्लेक्शन हुई है। जो हमारा बिल्कुल ऐसे 180 डिग्री पे बाउंस बैक किया है, मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, सारा मास भी उसी में ही है। ठीक है, फ्यू ने क्या किया, बाउंस बैक, वो क्या हुए हैं, बाउंस बैक हुए हैं। इट मींस हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम में है, स्मॉल वॉल्यूम में है, और सारा का सारा मास इसी में ही कंसंट्रेटेड है। डन। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस एटम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो बोल दिया कि ये क्या है, न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियर रीजन, मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। और दूसरा क्या है हमारा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं।
समझ आया? तो देखिए क्या है, एटम कोर हमारे पास में वही पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बहुत लिटिल स्पेस में प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट मास सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज के अंदर ही है। तो फर्स्ट देखिए पॉजिटिव बीच में न्यूक्लियस है, इसीलिए इन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोला है, न्यूक्लियस बोला है। मास सारा का सारा कहाँ है, सेंटर में है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे इस न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। अगर एटम इतना बड़ा है ना, एटम इतना बड़ा है, तो न्यूक्लियस हमारे पास इतना सा है, छोटा सा, ठीक है। अगर इसकी रेडियस हम 10 नैनोमीटर में मेजर कर रहे हैं ना, तो इसकी रेडियस क्या होगी, 10 की पावर -15 नैनोमीटर में हम इसको मेजर करेंगे। क्लियर है, समझ आया? मतलब कहाँ हमारा एटम और कहाँ हमारा न्यूक्लियस, यही चीज इसने बोली। फिर ड्रॉबैक क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। मान लो ये तो बीच में है न्यूक्लियस, इसके अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो ये है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो इसे घूमते घूमते इसके अंदर आके नहीं गिर जाना चाहिए और एटम को क्या कर जाना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो ड्रॉबैक क्या हुआ, अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसमें एक्सेलरेशन होगी और रेडिएट करेगी एनर्जी को, और एटम को किसके अंदर आ जाना चाहिए, फिर न्यूक्लियस के अंदर, और जो हमारा एटम है वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। बट रियल में तो ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। तो ये क्या था, ड्रॉबैक था। और ना ही बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, ये हीलियम स्पेक्ट्रम को, सॉरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ये मोशन को एटम क्यों कोलैप्स नहीं करता है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है बोर मॉडल, ठीक है। तो ये देखिए इनके ड्रॉबैक, ड्रॉबैक में क्या हुआ, वही एनर्जी की वजह से कोलैप्स हो जाना था। तो यहाँ पे है रदरफोर्ड, सॉरी ये बोर ने क्या बोला, बोर ने बोला क्वांटाइजेशन होती है, क्या होती है, क्वांटाइजेशन होती है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, एक स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, जिनके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, एनर्जी क्या रहेगी, इनकी फिक्स रहेगी। इन्हीं को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, ठीक है, क्या बोल देंगे इनको, एनर्जी लेवल्स, या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट, क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट। जब भी इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है, नो एनर्जी विल बी रेडिएटेड, कोई भी एनर्जी यहां से रेडिएट नहीं होगी। समझ में आया? तो वही चीज इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला कि ओनली स्पेशल, देखिए, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड अलाउड एनर्जी लेवल्स विल रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट द स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है, एक स्टेशनरी स्टेट्स में ही घूमेंगे। वही बात है, देखो कहाँ घूमेंगे, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पे फर्स्ट के ऑर्बिट, फिर आ गया हमारा एल, फिर ऐसे ही आ गया हमारा एम, फिर आ गया हमारा एन। डन। ऐसे करके स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ऑर्बिट्स या फिर स्टेशनरी स्टेट्स। डन। के के लिए एन की वैल्यू क्या है, 1, एल के लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी है, 4 हो गई है। डन। अब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, उसके लिए क्या था, एक फॉर्मूला था 2n का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, 2n का स्क्वायर। तो देखते हैं के एल एम एन, ठीक है, ये है। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 2। नेक्स्ट के लिए देखिए 2 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 2 जा 8, मतलब अगले में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। उससे नेक्स्ट में देखिए 2, 3 का क्या होगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 9 मतलब कितने घूमेंगे, 18। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2 इंटू में 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 16, 16 2 जा 32, ठीक है। इस तरह से करके हमने क्या किया, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए कि फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 18 और उससे नेक्स्ट में 32। डन। ये है हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे इन ऑर्बिट्स के अंदर घूमेंगे, और जब ये इन ऑर्बिट्स में घूमेंगे तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। अगर आपके पास में 18 नहीं होते तो एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसी को हम बोलते हैं और ऑक्टेट रूल, क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। डन। समझ आया, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं, देखो आगे वही बोर ने क्या किया, बोर ने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के नाम पे ये सब कुछ दिया। यहाँ पे न्यूक्लियस था, फर्स्ट शेल के एल एम एन, इनके लिए एन की वैल्यू 1,
2 3 4 इस तरह से करके दे रखी है। एनर्जी लेवल दे रखे हैं कि LMN, ठीक है। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, फिर 8, फिर 18, फिर कितने आएंगे 32, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोल देंगे इसको, ऑक्टेट रूल। ये ठीक है, क्लियर है। इसी के बेस पे वैलेंसीज बनती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फील होती है हमारी, ठीक है। और स्टेप वाइज हम क्या करेंगे, इनको भरेंगे। पहले के में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। डन। इस तरह से करके हम ये करेंगे। फिर है देखो हमारे पास में, मान लो सपोज करो सोडियम की बात करते हैं हम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो के एल एम एन ये शेल है। फर्स्ट शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 18 और नेक्स्ट में 32, ठीक है। इसी तरह जाते हैं तो फर्स्ट शेल में कितने गए 2 गए, नेक्स्ट में कितने गए 8 10, अब इसमें कितने गए 1। डन। इस तरह से करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली। अब ये जो सबसे बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बाहर क्या होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट होने ही होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। अब देखो अगर 8 कंप्लीट करने हैं या तो उसको 7 गेन करने पड़ेंगे या अपना एक भी लूज कर दे। तो अब क्या इजी है, 7 को लेना इजी है या एक को डोनेट करना इजी है? ऑब्वियसली एक को डोनेट करना इजी है। तो ये क्या करेगा, एक को डोनेट कर देगा और क्या शो करेगा +1 वैलेंसी, ठीक है। अगर ये क्या करेगा डोनेट करेगा तो क्या आएगा +1 का साइन आएगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा Na हमें किस फॉर्म में मिलता है, Na पॉजिटिव की फॉर्म में मिलता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास +1। और जिनकी वैलेंसी प्लस में आती है ना उनको बोलते हैं मेटल्स। क्या बोलते हैं, मेटल्स, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे क्लोरीन का एग्जाम्पल लें, क्लोरीन का क्या होता है 17 है, तो पहले क्या होगा 2 8 और 7। अब इसमें 8 कंप्लीट करने हैं तो एक लेना है ना, इसको एक ले लेगा, एक लेगा तो क्या आएगा माइनस, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो माइनस का ही चार्ज आएगा ना, तो क्या आएगा -1 आ गया। -1 आया तो अब इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट जो करते हैं उनको बोलते हैं नॉन मेटल्स। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। समझ में आया, क्लियर है। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ऐसे ही अब एक एग्जांपल हम देखते हैं नियोन का। नियोन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 10 है, तो फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 8। अब ना ज्यादा है ना कम है, जितने होने चाहिए उतने ही है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं नोबल गैस, ठीक है। इनको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, बिल्कुल ये नोबल गैस है। और कैसे रहेंगी, इनर्ट होके रहेंगी। कैसे रहेंगी, इनर्ट, ना कंबाइन करेंगे ना कुछ करेंगी। वही चीज है, देखिए अब द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कितना कंबाइन कर रहा है, +1 +2 +3। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर से बता देती हूँ, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 0 वैलेंसी है तो ये कैसा है, इनर्ट। अगर पॉजिटिव है वैलेंसी तो ये कैसी है, मेटल है। अगर नेगेटिव है वैलेंसी तो कैसा है, ये हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। यहां से हम पता लगा सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। न्यूट्रॉन को देखो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो मास था, ठीक है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, ये कैसा था, न्यूट्रल था। कैसा था ये, न्यूट्रल था। जो इसका मास था, मास इसका अप्रोक्सीमेटली इक्वल था किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के। किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के। और जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, जो हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन हमें देखने के लिए नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में, ध्यान से समझना। एटॉमिक नंबर इसको डिनोट किया जाता है Z से। किससे डिनोट करेंगे, Z से। ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, कि कितने प्रोटॉन आपकी स्पीसीज में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। डन, समझ में आया। ऐसे मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, जो हमारा एटम है, एटम का सारा जितना भी बाहर होगा वो सारा किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो टोटल सारा का सारा मास नंबर हमारा किसकी वजह से बना, ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मास नंबर जब भी निकालेंगे तो मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर जैसे देखो अब हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशन। इसकी रिप्रेजेंटेशन, मान लो कोई भी एलिमेंट है आपके पास, एक्स एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो आप क्या करोगे, नीचे लिखोगे।
ठीक है। प्रेजेंटेशन करनी है, कोई भी एलिमेंट है x, तो उसका एटॉमिक नंबर आप नीचे लिखोगे, मास नंबर आप ऊपर लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास में है यहाँ पे कार्बन, कार्बन 12, ठीक है। आपके पास में आ जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया। आपके पास आ जाता है सोडियम, ठीक है। सोडियम का कितना हो गया 20, यहाँ पे कितना आएगा 11, 11 और मास नंबर कितना होता है इसका 23। कल मैंने आपको टेबल दी थी, टेबल के अंदर ये मेंशन था 11 और ये कितना हो गया 23। अब अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही होंगे जितना आपका क्या है एटॉमिक नंबर है। इधर 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए और यहाँ पे 11 हो गए। बाय चांस नेगेटिव चार्ज बढ़ा हुआ है, ऐसे O2 नेगेटिव लिखा हुआ है, तो अब आपको और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। पहले कितने थे 8 थे, अब 2 और ऐड हो जाएंगे तो टोटल कितने आएंगे 10 हो जाएंगे। डन। और अगर यहीं पे आपके पास ऐसे लिखा हुआ है Na पॉजिटिव, पॉजिटिव में लिखा हुआ है, तो आपको इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे। पहले कितने थे 11, अब एक माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास में 10, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें वो सेम ही रहेंगे, 6, 7, 8, 11, यहाँ पे भी 8 ही रहेंगे और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 11। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो ये कितना आ गया 6, यहाँ पे कितना आएगा 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना आएगा 12। इस तरह से करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इसका सिंबल सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ आया यहाँ तक? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे इनको कलेक्टिवली, न्यूक्लियॉन्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में क्या है, देखो टी आ रहा है ना, और एटॉमिक नंबर में भी टी आता है, तो यहाँ से याद कर लो आइसोटोप मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा आपका यहाँ पे सेम रहेगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का आइसोटोप 1h1, 1h2, 1h3, ठीक है 1h3। ये देखो ये क्या होगा हमारा प्रोटियम। 2 वाला हमारा क्या होता है ड्यूटीरियम, है ना, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम के बाद 3 वाला हमारा क्या होता है ट्रिटियम, ठीक है। ये इस तरह से हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कार्बन होता है हमारे पास, कार्बन 12, कार्बन 14, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। कहाँ पे यूज होते हैं हमारे ये आइसोटोप। जो हमारा यूरेनियम है, यूरेनियम कहाँ पे यूज होगा हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना। यूरेनियम कहाँ पे यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज होता है। जो हमारा कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट कहाँ पे यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। आयोडीन होता है, आयोडीन हमारा गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे करके यूज होते हैं। और अगर आपके पास निकालना आ जाता है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, क्या आता है एवरेज एटॉमिक मास, तो आप एवरेज एटॉमिक मास देखो ध्यान से कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लो आपको क्लोरीन दे दिया गया है, ठीक है, क्लोरीन दिया है, एक है क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37, दोनों के दोनों प्रेजेंट है 3:1 में। किसमें प्रेजेंट है 3:1 में, मतलब ये कितना है 25% और ये वाला कितना है 75%, ठीक है। वो वाला 25, ये वाला 75। तो आप क्या करोगे, इसका एटॉमिक मास और इसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई करोगे, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, प्लस करोगे इसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज और डिवाइड कर दोगे इसको किससे 100 से। ऐसा करने से आपके पास आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, जितना भी एवरेज एटॉमिक मास होगा। क्लियर है, समझ आया यहाँ तक, एनी डाउट? ठीक है, वही चीज देखो आपको बोली गई है, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्रिटियम, ठीक है। ये ड्रॉबैक भी थे ना हमारे पास में डाल्टन की, जब हमने थ्योरी की थी यही आए थे ना आइसोटोप्स। आइसोटोप मतलब कि एक सेम एलिमेंट है बट फिर भी इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास प्रेजेंट है। क्लियर है, इसमें देखो 1h1, 1 में से 1 माइनस करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 0, इसमें ड्यूटीरियम में 1, फिर इसके बाद ट्रिटियम में कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, देखो एप्लीकेशन में आपको बता चुकी हूँ, यूरेनियम कहाँ पे यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, है ना। कोबाल्ट कहाँ पे यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, आयोडीन कहाँ पे यूज होता है गोइटर में। ऐसे ही सेम टू सेम आपके पास आते हैं आइसोबार, ठीक है। आइसोबार, बार समथिंग साउंड लाइक भार, भार, भार क्या होता है मास, भार क्या है मास। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा सेम मास नंबर,
ठीक है, सेम मास नंबर, बट क्या आएगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर तो सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, आइसोबार का एग्जांपल आर्गन हो गया हमारे पास में और कैल्शियम हो गया। एटॉमिक नंबर 18 होता है, मास नंबर 40, इसका एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। सेम क्या है, मास नंबर है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। ठीक है, आई होप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दोबारा से इसको रिवाइज करना क्योंकि प्रैक्टिस करने वाला चैप्टर है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहना।